यूनिट 3 है आपका मैकेनिकल कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एक तरह से मैकेनिकल डिजाइन है। यूनिट 2 और यूनिट 4 ऑलरेडी कवर हो चुका है आपका। अब हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मैकेनिकल कंसिडरेशन होता है एक ट्रांसमिशन लाइन का, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो हमें कभी भी अगर हम बात करें यहाँ पे एक पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम में मेन कंसर्न क्या होता है? मेन कंसर्न क्या होता है हमारा? अगर हम पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं या पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो मेन कंसर्न क्या होता है? मेन कंसर्न हमारा ये होता है कि क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ट्रांसमिट करा रहे हैं किस पे? एट लो कॉस्ट, कॉस्ट कम होना चाहिए। एट हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हाई होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, थर्ड वन इज द एड, मतलब हाई रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए सिस्टम की। अब कोई सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें ये चीज अश्योर करना होता है कि सिस्टम हमारा कितना रिलायबल। क्लियर? तो मेन कंसर्न हमारा यही होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हमें ट्रांसमिट कराना है तो ये चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए दो तरह के कंसिडरेशन होते हैं। ठीक है, हम दो तरह से कंसिडरेशन को कर सकते हैं ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें। एक आपका इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन कि इलेक्ट्रिकली क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एंड सेकेंड वन इज द मैकेनिकल कंसिडरेशन, जो आपको हर चीजें दिखती हैं लाइव। इलेक्ट्रिकली तो वो चीज नहीं दिखती, आप बस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। मैकेनिकल कंसिडरेशन दो चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन में मेजर चीजें आप कवर कर चुके हैं। मेजर चीजें कवर करने का मतलब क्या हो गया? आपने चॉइस ऑफ वोल्टेज पढ़ लिया है। क्लियर? कैसे हमें वोल्टेज का चॉइस कैसे करना है, इकोनॉमिकली कैसे वो फिजिबल और केल्विन लॉ के अकॉर्डिंग आपने सब कुछ कर लिया था। साइज ऑफ कंडक्टर क्या रखना है, कैसे रखना है, इलेक्ट्रिकली की बात कर रहा हूँ मैं, तभी तो आप ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। क्लियर? साइज ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं, उसके अलावा क्या बात करते हैं? कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग आपको क्या रखनी है, यानी स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रिकली। ये सारे क्या है? ये इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी कि आपका जो मतलब एक कोरोना लॉस का लॉजिक हो जाए या फिर करंट डेंसिटी सरफेस पे फ्लो करने का लॉजिक हो जाए, ये सारी लॉजिक ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल कोरोना लॉस कितना हो रहा है, यानी कैलकुलेशन ऑफ कोरोना लॉस की बात करें तो ये ऑलरेडी अभी हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन ऑफ कोरोना लॉस कह लो। जब कोरोना लॉस हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रेडियो इंटरफेरेंस की भी बात होती है। रेडियो इंटरफेरेंस ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि रेडियो इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपके इस सब्जेक्ट के सिलेबस में है, यानी पावर सिस्टम 1 में है, वो है आपका इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपने, ठीक है, आपने नंबर ऑफ, मतलब जो आपने नंबर ऑफ इंसुलेटर्स क्या लिए हुए हैं, टाइप ऑफ इंसुलेटर्स क्या है, अकॉर्डिंग द कंडक्टर वोल्टेज। क्लियर? जो भी रेटेड वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इंसुलेटर्स क्या है, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम इंसुलेटर का सेगमेंट पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। तो अभी फिलहाल इसी यूनिट में ये भी है। तो ये चीजें हमने कवर कर ली है, बस ये इंसुलेटर का जो पार्ट है ये हमें कवर करना है। इसके अलावा जब आप पावर सिस्टम 2 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि स्टेबिलिटी क्या होती है। क्लियर? स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीजें वहां पे आप डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये तो थोड़ा बहुत हमने भी कवर किया हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या होता है, जो हमने अभी इंडक्टेंस कैलकुलेट करने में और कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में हमने देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये ऑलरेडी हमने देखा था यहाँ पे, लेकिन वहां भी थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे। ठीक है। ये इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी कंडक्टर्स में। इसके अलावा आप पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव सिस्टम, जो पावर सिस्टम 2 में ही पढ़ेंगे।
कि आप जो प्रोटेक्टिव सिस्टम रिले और सर्किट ब्रेकर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीज, तो ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन होते हैं। क्लियर? ठीक है। अगर हम मैकेनिकल टर्म में बात करें तो मैकेनिकल टर्म में क्या होता है कि आपने क्या देखा मैकेनिकल टर्म में, दो टावर के बीच में कंडक्टर आपको लटका हुआ दिखता है, क्यों? हेलो? हेलो? यस सर। यही देखा ना, मैकेनिकल कंसिडरेशन की बात करें तो आपने क्या देखा है कि दो टावर के बीच में आपके कंडक्टर सस्पेंडेड होते हैं, मतलब सपोर्टेड होते हैं। तो कंडक्टर कंडक्टर सपोर्टेड ऑन टावर। क्लियर? तो जब सपोर्टेड ऑन टावर्स हैं तो क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे हम इसके लिए? जब सपोर्टेड ऑन टावर्स हैं तो एक कैटेनरी कर्व वो दिखाते ही दिखाते हैं, मतलब उनका जो शेप होता है, जैसे बाउल होता है ना, बाउल कटोरा, तो ये बाउल का जो नीचे का शेप होता है इसको हम बोलते हैं कैटेनरी। ये आपने सुन रखा है? मान लो कोई बाउल है या कढ़ाई आप ले लो, ठीक है, तो ये कैटेनरी कर्व फॉलो कर रहा है। तो आपका जो कंडक्टर होता है, मान लो दो टावर ये है, तो दो टावर के बीच में जो कंडक्टर होता है उसका शेप क्या होता है, कैटेनरी शेप होता है। क्लियर? तो जो सपोर्ट आपको मिल रहा है वो क्या है, कैटेनरी शेप है। अब ये जो मैकेनिकल डिजाइनिंग आप करते हैं तो जो ये फॉर्मेशन हो रहा है कैटेनरी शेप का, क्लियर, तो इसकी वजह से क्या क्या चीजें आप कंसीडर करते हुए चलेंगे, यही आपका मैकेनिकल कंसीडरेशन होता है। तो क्या क्या चीजें कंसीडर करते हुए चलेंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या करेंगे, लाइन का रूट, मतलब सिलेक्शन ऑफ लाइन रूट। ऑब्वियस सी बात है कि हमें सिलेक्शन ऑफ लाइन रूट क्यों देखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे ही अगर मैं बात करूं कि एबीएस के कैंपस से होके एक लाइन गई थी जो अभी हट गई, बहुत दिनों के बाद हट रही है, तो हमें लाइन के रूट का सिलेक्शन भी करना होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से वो चीजें होके ना गुजरे, सेपरेट हो, ऐसा भी ना हो कि बहुत कंजेस्टेड पार्ट से होके गुजरे, या वहां पे बहुत ज्यादा घर हो, ये चीजें नहीं करते हैं। इसीलिए तो कभी देखा होगा तुमने, हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिटर सिस्टम होता है खेतों के बीच से होके या फिर समुद्र के बीच से होके गुजरता है या सड़कों के बीच से होके गुजरता है, क्लियर, घरों के ऊपर से नहीं गुजरता। तो सिलेक्शन ऑफ लाइन रूट हो जाता है। इसके अलावा जो आपके टाइप्स ऑफ टावर्स हैं, टाइप्स ऑफ टावर्स, कितने तरह के टावर्स देखा है तुम लोगों ने, कोई बता सकता है अपने मतलब होम टाउन से लेके यहाँ तक? हेलो? एनीवन? मौर्य? मौर्य? यशन मौर्य? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो? सर आ रही है। आ रही है? ठीक है बेटा, बस ये बताओ मेरे को, कोई भी बताओ कि टाइप्स ऑफ टावर्स मतलब कितने तरह के टावर्स आपने देखे हैं। टावर्स का मतलब जिससे कंडक्टर के गुजरता है, किसी को आइडिया नहीं है? चलिए, सर देखे हैं। वुडन टावर देखा है किसी ने घर में? लकड़ी के खंभे होते हैं उससे कंडक्टर्स पास करते हैं। ये हेलो? सर पहले होते थे, अब तो कंक्रीट के होते हैं। हाँ। इसके अलावा क्या, नहीं, अभी भी कई सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे वुडन टावर हैं। इसके अलावा कंक्रीट टावर होम टाउन में देखे हैं? वो तो देखे यस ही सर। होंगे ना, ऑब्वियस बात है, देखा होगा आपने, जो घर के आसपास भी टावर आते हैं वो क्या होते हैं, कंक्रीट टावर हैं। इसके अलावा स्टील टावर होते हैं, क्लियर, और इसके बाद सबसे ऊपर एल्यूमिनियम टावर्स भी आते हैं। जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में यूज होते हैं वो मेटल टावर ही यूज होते हैं। ठीक है, तो इतने तरह के टावर्स आपके यूज होते हैं एक पावर सिस्टम में, यानी एक पूरे पूरे पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो, क्लियर। तो टावर कितने तरह के होते हैं मेरे ख्याल से, मतलब टावर का मतलब ये होगा पोल्स, जो आप जनरल लैंग्वेज में बात करें तो पोल, वुडन पोल देखा होगा आपने, कंक्रीट का पोल देखा होगा, जो पोल ही कहते हैं ना घर में, गांव वगैरह में, या फिर आपने जहां भी देखा होगा क्या बोलते हैं, ये पोल्स है। क्लियर? तो वुडन पोल्स हो गया, या फिर कंक्रीट के पोल्स हो गए। ठीक है,
ये चीजें आपने देखी ही होगी, लेकिन फिर भी बोला नहीं जाता आप लोगों से। ठीक है, स्टील का पोल्स हो गया, एल्यूमिनियम का पोल्स हो गया। ठीक है। सर कहीं कहीं आयरन का भी होता है। हाँ, कास्ट आयरन का भी होता है। ठीक है। मेटल, अगर हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में आते हैं तो ऑब्वियसली बात है, हमें साइज के हिसाब से ये भी तो ध्यान रखना है कि पैसा भी ज्यादा नहीं लगे। ठीक है। ये तो जनरली है, मतलब लो लेवल पे अगर जाते हैं तो उस कंडीशन में ये सारे फोर्स यूज होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ टावर इतने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी कि जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही तो है जो कंडक्टर को कैरी कर रहा है। तो इतने तरह के आपके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा देखो यहाँ पे मैं सिंपली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने मान लो दो सपोर्ट बना दिया, ये दो सपोर्ट ले लिया, ये मेरा ग्राउंड है। क्लियर। और सपोर्ट के बीच में मैंने कंडक्टर ले लिया, ये मेरा कंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर्स में हमें क्या ध्यान रखना है कि ग्राउंड से क्लियरेंस कैसा है, इसी को हम क्लियरेंस बोलते हैं। ये ग्राउंड से क्लियरेंस है। क्लियर। ग्राउंड से मेरा क्लियरेंस क्या होगा। क्लियर। तो मैकेनिकल कंसीडरेशन में ये भी चीज आता है कि ग्राउंड एंड कंडक्टर का जो क्लियरेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाए कि कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए और सीधे सीधे वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाए। अदरवाइज तो ग्राउंडिंग के लिए जो मीडियम है वो क्या है, ये टावर मीडियम है ना। ये जो टावर है वो कंडक्टर और ग्राउंड के बीच का मीडियम। क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर क्लियरेंस इन बिटवीन ग्राउंड एंड कंडक्टर होना चाहिए। क्लियर। ग्राउंड और कंडक्टर के बीच में प्रॉपर क्लियरेंस होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मिनिमम पॉइंट से इसलिए क्लियरेंस लिया क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे क्लियरेंस और अच्छा ही होता जाएगा। तो मिनिमम पॉइंट से ही हम क्लियरेंस कंसीडर करते हैं। क्लियर। इसके अलावा आपकी जो टावर की स्पेसिंग है वो क्या होनी चाहिए। ये सर स्पैन पे भी डिपेंड करता है। टावर की स्पेसिंग, टावर स्पेसिंग, टावर स्पेसिंग का मतलब ये हो गया कि जो स्पैन है, स्पैन लेंथ जिसको हम बोलते हैं, वो चीज क्या होनी चाहिए। यानी ये जो है इसको हम स्पैन लेंथ बोलते हैं, ये एल है। यानी दो टावर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा उस पर भी डिपेंड करता है। तो टावर स्पेसिंग को ही हम स्पैन लेंथ कहते हैं। क्लियर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको जितना दूर करोगे उतना ही क्लियरेंस अच्छा होगा। जितना पास होगा क्या होता जाएगा, ये और नीचे की तरफ लटकता जाएगा। जब लटकता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्लियरेंस कम होते जाना है। तो क्लियरेंस कम होना एक मतलब डेंजरस टास्क है। क्लियर। तो टावर की स्पेसिंग भी मायने रखती है। क्लियर। इसके अलावा आप क्या उस पर मैकेनिकल लोडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैकेनिकल लोडिंग मतलब वेट की और भी चीजों की, मतलब आइस की। अगर हम बैड वेदर कंडीशन में आते हैं तो आइस की कोटिंग जो हो जाती है बर्फबारी की वजह से या फिर विंड की वजह से जो प्रेशर आता है, मैकेनिकल लोडिंग का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो मैकेनिकली हम कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि मैकेनिकली क्या चीजें हम कंसीडर करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है। अब हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आपका टॉपिक क्या है। हम जो टॉपिक में पढ़ेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ सैग है। ठीक है। अभी हम देखेंगे सैग क्या होता है। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैग। क्लियर। ठीक है। तो अगर मैं सैग की बात करूं, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूँ। उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल अप्रोच लूंगा और वो रेफरेंस पे होता है तो वो थोड़ा सा मैं इजी करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। उसको बस थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है। बुक में बहुत मतलब स्टैंडर्ड बुक में, एक बुक में तो ऐसे ही दिया हुआ है, बाकी सब बुकों में थोड़ा सा बहुत बड़ा डेरिवेशन। ये मेरा दो टावर हो गया मान लो, दो टावर के बीच में मेरा ये कंडक्टर हो गया। क्लियर। ये मेरी कंडक्टर की हाइट हो गई। ये मेरी कंडक्टर की हाइट हो गई।
ये मैंने मान लिया कैपिटल एच है, क्लियर। ये कंडक्टर का स्पैन लेंथ हो गया, ये मैंने मान लिया स्मॉल है, क्लियर। ये आपका मिनिमम पॉइंट है, क्लियर। यानी इसको हम बोलेंगे क्लियरेंस, ग्राउंड से जो होता है इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टावर का मैक्सिमम हाइट है जो कि एच के बराबर है, क्लियर। तो टावर के जो ऑप्टिमम पॉइंट है, जो टॉप पॉइंट है, वहां से जो ये क्लियरेंस वाला पॉइंट है, यानी जो मिनिमम पॉइंट है, जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो ग्राउंड के साथ मिनिमम क्लियरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं सैग। यही आपका क्या होता है, सैग होता है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि सैग क्या होता है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सैग डी की वैल्यू है हमें कैलकुलेट करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि सैग क्या होता है। अगर आप सैग कैलकुलेट कर लेंगे तो एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी प्लस सी के बराबर। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच माइनस डी के बराबर, यानी ग्राउंड से क्लियरेंस भी आपको मिल जाना, क्लियर। तो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वायर जो होता है, या लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर जो होता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, उसके और जो टावर का मैक्सिमम या ऑप्टिमम पॉइंट होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है सैग, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको सैग क्लियर हुआ होगा। आप इसको लैंग्वेज में भी क्लियर हो सकते हैं कि टावर के ऑप्टिमम पॉइंट से या टावर के पॉइंट से मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस पॉइंट यानी लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर जो है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सैग के बराबर होगा, क्लियर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमें इसी चीज को डिराइव करना है। इसको डिराइव करने के लिए थोड़ा सा बस मैं डायरेक्टली मैथमेटिकल अप्रोच लूंगा। बहुत सारी किताबों में अलग अलग डेरिवेशन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली मोमेंटम को बैलेंस करके यानी टॉर्क को बैलेंस करके सीधे सीधे हम डेरिवेशन करेंगे, क्लियर। तो कैलकुलेशन ऑफ सैग स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं फोकस करूंगा केवल और केवल कंडक्टर पर, क्लियर। ये सारी चीजें तो क्लियर है, आपको पता ही हो गया कि अगर सैग निकाल लिया तो सैग की वैल्यू एच माइनस डी के बराबर हो जानी है, ये तो क्लियर है आपको। मैं केवल और केवल फोकस करूंगा आपका कंडक्टर पे, और वहां से मैं सैग की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं लोवेस्ट पॉइंट को ओरिजिन ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ओरिजिन ले लिया, ये मेरा कंडक्टर, इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया और मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया और इसको मैंने कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस, ठीक। ये ओरिजिन हो गया ओ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये टोटल स्पैन लेंथ एल है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 के बराबर, क्लियर है ये चीज। यानी ये जो पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ बी पे हाफ लेंथ पे। और मेरे मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां से मैथमेटिकली कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि दोनों सेगमेंट क्या है, इक्वल पार्ट में है, ये भी L/2 है, वो भी L/2 है। तो हम केवल वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूँ कि ओ से बी के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस ये कितने के बराबर है, स्मॉल एल के बराबर, स्मॉल L/2 के बराबर है, यानी स्पैन लेंथ का जस्ट हाफ है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ कि एक्स डिस्टेंस पे मैंने कंडक्टर का एक पार्ट लिया dx, मैंने कंडक्टर का एक पार्ट लिया dx, क्लियर। तो जब कंडक्टर का मैंने एक पार्ट लिया dx, मैं dx पे फोकस कर रहा हूँ, ये आपका dx पार्ट हो गया, क्लियर। तो dx पे दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक आपका टेंशन भी लगेगा, एक आपका वेट की वजह से जो फोर्स आएगा वो भी आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट ओ पे आपका जो फोर्स लग रहा था वो केवल और केवल टेंशन लग रहा था, क्लियर। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं पॉइंट पी पे, तो मैं प्योर मैकेनिक्स में जा रहा हूँ। मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, मैकेनिक्स पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि नहीं? नो सर, हमारे में नहीं था। नहीं था, कोई बात नहीं, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा ना, यस सर। इंटरमीडिएट
नहीं पढ़ा था वहां भी? हेलो। यस सर, वहाँ पर था मैकेनिक्स। हाँ ठीक। वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे W हमने एज्यूम किया है कि वेट पर यूनिट लेंथ जो है कंडक्टर का वो W। ठीक है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि मोमेंट बैलेंस करते हैं हम। मोमेंट बैलेंस करते हैं हम टॉर्क को बैलेंस करके। तो वो कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान देना। ये मैंने ये पॉइंट पी है। एक्चुअली ये चीज जो मैं करने जा रहा हूँ इसको मैंने पहले ही अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे लेके इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मैं पहले ही अप्रोक्सीमेशन ले चुका हूँ। जबकि बुक में क्या है कि आपको ये दिया हुआ है, पहले वो डिराइव करवाए उसके बाद लास्ट में वो अप्रोक्सीमेशन लिए हुए। तो मैंने इसको पहले ही अप्रोक्सीमेट कर लिया, उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा टी है, टेंशन। इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे टेंशन लग रहा है। ठीक है। मैं ओ के रिस्पेक्ट में सब कुछ देख रहा हूँ। पी पॉइंट जो है वो वाई डिस्टेंस पे, ये मैंने मान लिया। और ओ से ये डिस्टेंस आपका एक्स है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। क्लियर? तो इस पॉइंट पी पे जो डीएक्स पार्ट है, डीएक्स लेंथ है, इस पे एक फोर्स, जो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लग रहा है डब्ल्यू इंटू डीएक्स के बराबर। यही तो लग रहा है। क्लियर? तो जब हम इसके टॉप को बैलेंस करेंगे तो टी इंटू वाई, जब हम मूवमेंट को बैलेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो टी इंटू वाई की जो वैल्यू आएगी वो वेट की वजह से, यानी डब्ल्यू इंटू डी एक्स की वजह से, डब्ल्यू इंटू डी एक्स इंटू लेंथ का पॉइंट ओ से अगर हम इस डिस्टेंस को वो करेंगे। देखो परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये टी है, तो टी से परपेंडिकुलर क्या है मेरा, वाई है। टॉर्क के ही होता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क, ये ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, टॉर्क टी लग रहा है, डिस्टेंस क्या है, वाई है। तो टी इंटू वाई की वैल्यू यानी टॉर्क की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डब्ल्यू इंटू डी एक्स ऐसे लग रहा है यहाँ पे। और डिस्टेंस क्या है पॉइंट ओ से, एफ के बराबर है। ये दोनों जो फोर्सेस की वजह से टॉर्क लग रहे हैं एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और जब हम मूवमेंट आफ्टर बैलेंसिंग मूवमेंट, बैलेंसिंग मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में हमने मूवमेंट को बैलेंस कर लिया है। ठीक है। तो डी एक्स कह लो और ये टी इंटू डीवाई कर ले, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे डीवाई डिस्टेंस है। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, टी डीवाई। एक मिनट। या फिर तुम सीधे सीधे भी लिख सकते हो उसको, टी इंटू वाई इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। ठीक है। इंटू, अच्छा ये चीज तो पढ़ा ही होगा आपने कि अगर मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, एक्स लेंथ का अगर कंडक्टर है, तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगा। जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? हेलो। हेलो। बच्चों, यस सर। समझ में आ रहा है ये चीज क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? अरे बताओ ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं डिस्कस करूंगा ना, बताओ तो। हेलो। हेलो। यस सुशील, सर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है। हेलो। नहीं आया सर समझ में। अच्छा चलो ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करो क्या होगा ये। W वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अगर मैंने लेंथ x लिया है, लेंथ लिया मैंने x मीटर, तो टोटल वेट ऑफ कंडक्टर हो गया आपका
W इंटू एक्स। क्लियर? ठीक है, टेंशन जो लग रहा है वो T लग रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका कंडक्टर है, ठीक, जिसका वेट मैंने अज्यूम कर लिया है तो ये डीएस। देखो अगर बात करूं यहाँ पे ना, तो ये वैल्यू जो आएगी वो समथिंग डीएस आएगी, ये आपका डीएक्स होगा और ये आपका डीवाई होगा, ये चीज होना चाहिए। लेकिन अप्रोक्सीमेशन की वजह से हमने यहाँ पे डीएस को सर ऑलमोस्ट डीएक्स के बराबर ले लिया। सर क्लियर? ओरिजिन पे वेट के लिए ले रहे हैं यहाँ स्मॉल पे। लेंथ है, डीएस की वैल्यू को हमने डीएक्स के बराबर ले लिया, बस अप्रोक्सीमेशन की वजह से। यही अप्रोक्सीमेशन बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक है उसमें सबसे बाद में लिया गया है कि हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया गया, और ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे पहले ही ले लिया गया है कि हमने इसको मान लिया कि डब्ल्यू एक्स क्या हो गया, कंडक्टर का वेट हो गया, इसका मास हो गया डब्ल्यू एक्स। ऑब्वियस सी बात है, जो मास होगा वो कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। एक कंडक्टर को जो हमने लिया है तो जो मास आएगा यानी सेंटर ऑफ जो मास होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच ही तो होगा। अगर ये मैंने डिस्टेंस एक्स लिया है ओ पी, अगर ये आपका कंडक्टर का जो मास है वो डब्ल्यू एक्स है, अगर मैं इसका वेट निकालूं तो सेंटर ऑफ मास पे ही तो वेट आता है। तो सेंटर ऑफ मास पे वेट आने का मतलब क्या हो गया, x/2 डिस्टेंस पे आपका जो एक वेट है, अगर मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो उसका वेट हमेशा सेंटर पे ही आता है। तो x/2 डिस्टेंस पे वो वेट आ रहा है डब्ल्यू एक्स। जब वो वेट डब्ल्यू एक्स आ रहा है x/2 डिस्टेंस पे, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले पॉइंट ओ पे हम टॉर्क निकालना है, फिर पॉइंट टी के करस्पॉन्डिंग टॉर्क निकालना है, उन दोनों को बैलेंस कर देना। एट पॉइंट ओ पे अगर हम देख रहे हैं, एट पॉइंट ओ पे, तो उस कंडीशन में केवल और केवल टॉर्क टेंशन की वजह से मिल रहा है, वो टी इंटू वाई है। क्लियर? अगर मैं एट पॉइंट पी की बात कर रहा हूं तो वो केवल और केवल वेट की वजह से मिल रहा है, और डब्ल्यू एक्स उसका टोटल वेट है, और ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है, x/2 के बराबर। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। अगर यही मैं डीएक्स और डीवाई सेगमेंट लेके चलता तो टी इंटू डीवाई की वैल्यू जो होती है वो डब्ल्यू एक्स डीएक्स के बराबर आ जाती। क्लियर? अगर मैं डीवाई और डीएक्स लेके चलता तो टी डब्ल्यू वाई की वैल्यू डब्ल्यू एक्स इंटू डीएक्स के बराबर आ जाती। तो मैं ये चीज करने के बजाय सीधे सीधे ये बोल रहा हूँ कि टी इंटू वाई का जो मूवमेंट है वो बैलेंस कंडक्टर का वेट, जिसका टोटल वेट डब्ल्यू एक्स है और सेंटर ऑफ मास x/2 डिस्टेंस पे लगेगा, तो इंटू x/2 कर दिया मैंने। तो ये टी इंटू वाई की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, WX²/2 के बराबर। क्लियर? ठीक है, यानी y की वैल्यू जो आ गई यहां से वो क्या आ गई, WX²/2t के बराबर। यानी ये पॉइंट P का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या आ गया, y इक्वल टू WX²/2t के बराबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि पॉइंट B के बीच का फाइंड आउट करना है। जो हमारे लिए सैग है वो क्या है, सैग हमारे लिए है ना, सैग, सैग जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरे लिए सैग है। हमने पॉइंट पी तक के लिए वाई की वैल्यू निकाली जो WX²/2t के बराबर आ रहा है। तो जब ये पॉइंट पी चलते चलते बी पॉइंट पे आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिल जाएगा, वाई की वैल्यू sec डी के बराबर मिल जाएगी। पॉइंट बी पे आने का मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, L/2 के बराबर। ठीक है, जब x की वैल्यू L/2 के बराबर हो जाएगी तो sec क्या आ जाएगा, sec डी। sec डी का मतलब क्या हो गया, आपका जो y की वैल्यू है वो d के बराबर हो गई, और ये तभी मिलेगा जब x की वैल्यू L/2 हो जाए। देन x इक्वल टू L/2। क्लियर? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो स्पैन लेंथ का जस्ट अगर हाफ हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है sec के बराबर हो जाएगा, यानी sec d की वैल्यू कितनी आ गई, WL²/8t के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है sec का, sec d मस्ट बी इक्वल टू WL²/8t। क्लियर? ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि sec की वैल्यू कैसे निकल के आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो सपोर्ट लेवल लिया हुआ है वो सेम सपोर्ट लेवल लिया हुआ है। यहाँ पे हमने केस 1 लिया हुआ है, केस 1,
फॉर सेम सपोर्ट लेवल। सेम सपोर्ट लेवल का मतलब क्या हो गया, दोनों टावर की हाइट सेम है। डाउट है क्या इसमें अभी भी किसी को? हेलो सर टी हेलो। की वैल्यू पहले से डिफाइंड होती है। हाँ, टेंशन आपको पता होता है, जो आपको मिनिमम पॉइंट जो होता है ना, उस पर टी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता रहती है। इसीलिए तो ये WL²/8T के टर्म में आता है, टेंशन के टर्म में आता है। हेलो। टेंशन इन द केबल दिया ही होगा, ठीक है ना। तो टेंशन इन द केबल या टेंशन इन द कंडक्टर आपको ऑलरेडी पता होता है, और आपको ये चीज निकालना होता है। मेन क्या है कि मोमेंटम बैलेंस करना, इसको क्लियर रहना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेशन है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है, दिस इज नॉट द एक्चुअल रिजल्ट। हमने अप्रोक्सीमेशन किया है कि जो आपका लाइन का लेंथ है उसको ऑलमोस्ट मैंने डीएक्स मतलब एक्स के बराबर ले लिया, तब जाके ये चीज निकाला है मैंने। अगर तुम बुक देखोगे ना, तो बुक में यही डेरिवेशन कम से कम 8-10 लाइन या 12 लाइन में दिया होगा, सेम डेरिवेशन, जबकि कुछ करना नहीं। क्लियर है चीज? हेलो। तो ये सैग हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं लेंथ ऑफ लाइन पे, कि लाइन का लेंथ क्या होगा। लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमने ऊपर तो अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट देख लिया था, ठीक है। अगर हम लेंथ ऑफ लाइन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर तुम ड्रॉ करोगे, ये मैं एकदम छोटा सा पोर्शन लिया हूँ, ठीक है। ये हमारा डीवाई हो गया, ये मेरा डीएक्स हो गया, ये मेरा डीएस हो गया, ठीक है। तो डीएस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई का होल स्क्वायर, यही तो होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल है। क्लियर? ये क्या है आपका परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है, हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डीएस अपॉन डीएक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। क्लियर? तो यहाँ पे 1 प्लस डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, WX² बाई 2T के बराबर। तो डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, प्लीज इसको एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत मतलब किसी बुक में दिया नहीं है ऐसे, ठीक है ना। एक बुक में बस एक चीज कैलकुलेट किया हुआ है और कुछ नहीं, और किसी बुक में आपको ये मिलेगा नहीं। तो डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, WX/T के बराबर। वैल्यू पुट कर दें हम, तो WX/T का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो DX/DX की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 1 प्लस W² X² अपॉन T² पावर 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि WX/T की जो वैल्यू होती है वो मच लेसर देन 1 होता है, ये होता भी है। क्लियर? तो इस वजह सॉरी मतलब WX/T की जो वैल्यू होती है ना, वो 1 प्लस एक्स पावर एन को जब हम एक्सपैंड करते हैं, क्लियर, तो आप देखेंगे इस पे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ये चीज पढ़ा होगा आपने, प्लस NQ/SQ अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ये चीज पढ़ा होगा आपने। तो हम हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्लियर, हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी WX/T को हम क्या करेंगे, सॉरी, इस केस में 1 प्लस एक्स पावर एन, जैसा मैंने बताया कि ये चीज होता है आपका 1 प्लस एन एक्स प्लस N² X² पावर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस NQ/SQ/3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। तो हम जो आपका सिंगल पावर होता है उसको कंसीडर करते हैं, जबकि जो पावर आपके हायर पावर होते हैं, हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हायर पावर ऑफ एक्स इज नेग्लेक्टेड। क्लियर? ये नेग्लेक्टेड इसलिए करते हैं कि हम मैथमेटिकली इसका एक इजी कैलकुलेशन पा सके, और कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम ऑब्वियस सी बात है कि इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन एक्स का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 1/2 इंटू W² X² अपॉन T² के बराबर।
क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे n की जो वैल्यू है ना, वहां पे मैंने सॉरी wx/t लेस देन 1 लिख दिया, यहाँ पे n की वैल्यू लेस देन 1 है, तो n का स्क्वायर करोगे तो और कम होगा, n का और क्यूब करोगे तो और कम होगा, n का पावर 4 करोगे तो और कम होगा, इसीलिए हम हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर? n इज लेस देन 1 है तो हायर पावर ऑफ x या हायर पावर ऑफ n इज नेग्लेक्टेड, इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ds बाई df की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 1 प्लस 1/2 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। और ds की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, dx प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? जहां पे आपका s क्या है, s क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर ही है। अगर आप s की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो लेंथ ऑफ कंडक्टर ही निकल के आता है, क्योंकि मैंने जो s लिया है यहाँ पे वो क्या लिया है, ये जो पार्ट है उसको मैंने s लिया हुआ है, जो कंडक्टर वाला पार्ट था उसको मैंने s लिया हुआ है। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अगर मैं मानू टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है, ठीक है, ये मैं एट पॉइंट एक्स पे ये एस लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर का मान लो कैपिटल एल है। ठीक है, जब टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर कैपिटल एल है तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे पॉइंट ओ से बी तक आने में ये टोटल लेंथ आपका कैपिटल एल है, तो ओ पॉइंट से ए बी पॉइंट के बीच का लेंथ क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल L/2 के बराबर होगा। क्लियर? पूरा लेंथ अगर एल है तो ओ से बी के बीच का लेंथ क्या होगा, जो मिनिमम पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है हाफ लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ करेंगे, जीरो से लेके कैपिटल L/2 ds, f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जीरो से लेके स्मॉल L/2 तक dx प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, ये भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेके L/2। पॉइंट ओ से बी तक जाने में आपका जो एक्स लेंथ है वो क्या हो रहा है, L/2 के बराबर ही हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, पॉइंट ओ से बी तक जाने में L/2 के बराबर ही है, तो वही लिमिट हमने पुट कर दिया है और हम यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। ये क्या चीज आ जाएगा, L/2 इक्वल टू स्मॉल L/2 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर इंटू x³ आएगा। ये x³ आने का मतलब क्या हो गया, L/2 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सॉल्व करो इसको, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एल प्लस 24 यानी डब्ल्यू स्क्वायर L³ बाई 24 टी स्क्वायर। ये डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बुक में वही चीज है, पूरा लेंदी डेरिवेशन है और आपको उस लेंदी डेरिवेशन के थ्रू होकर जाना पड़ता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ये भी अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है। आपको ये जो मिल रहा है ना लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, यानी जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे कुछ ना कुछ थोड़ी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला है। आपका जब टेंशन स्पैन लेंथ वगैरह दिया हो तो आप सीधे सीधे यहाँ से लेंथ ऑफ कंडक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सैक कैलकुलेट कर सकते हैं और लेंथ ऑफ कंडक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस सैक का फॉर्मूला याद रखना है और उसी बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल फ्रेम होता है और आता भी है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? मूवमेंट बैलेंस अगर क्लियर है तो सब कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, सीधे सीधे बस डेरिवेशन है और कुछ नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ो तब मैं। सर ये नीचे 24 है। हाँ बोलो। ओके सर। L/2 का होल क्यूब करेंगे तो L³/8 आ जाएगा ना, यस सर 24। 8 इंटू 24 आ जाएगा, बोलो। और 2 से 2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। सुशील, हेलो, यस सर हो जाएगा, सही कह रहे हैं, ध्यान ठीक है। दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ सुशील बोलो।
क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो। सर ये कैपिटल एल और स्मॉल एल क्या क्या है, दोनों अलग अलग है, थोड़ा बता दीजिए। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का लेंथ है। यानी ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर का लेंथ कैपिटल एल है। क्लियर? स्मॉल एल इज द स्पैन। स्पैन क्या है? स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ का मतलब क्या हो गया? दो टावर के बीच का डिस्टेंस। ये जो दो टावर है ना, इन टावरों के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल एल है। क्लियर? और डी क्या है आपका? सैग है। क्लियर? अगर आपको ग्राउंड से क्लियरेंस निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, टावर के हाइट से आपको माइनस कर देना है सैग को, और आपको ग्राउंड का क्लियरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है? हेलो। यस सर। एल, कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, स्मॉल एल इज द स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ का मतलब डिस्टेंस इन बिटवीन टू टावर्स, दो टावरों के बीच का वो डिस्टेंस है। ठीक है? तो पहला सेगमेंट हमने देख लिया, जब टावर आपके सेम लेवल पे हो। सेम लेवल का मतलब क्या है? फॉर सेम सपोर्ट लेवल। लेकिन ये तो केवल कब है? जब ग्राउंड हो, आपका ग्राउंड सरफेस हो, तो उस कंडीशन में। हिली एरिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हिली एरिया में आपका सेम लेवल नहीं होता है टावर का। ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन केस 2 निकल के आ जाता है, व्हेन सपोर्ट्स आर एट डिफरेंट लेवल। जब आपके सपोर्ट डिफरेंट लेवल पे हो, तब आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना। ठीक है? तो यहाँ पे देखो जरा, सपोर्ट जब डिफरेंट लेवल पे होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? ये कहाँ हो सकता है? हिली एरिया में। ये मैंने मान लो हिली एरिया बना दिया। ये आपका हिली एरिया। ठीक है? ठीक है? यहाँ पे मैंने एक टावर लगा दिया, और एक टावर मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर? और इसके बीच मैंने कंडक्टर यूज किया, और कंडक्टर कुछ ऐसा शेप लेके आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि हिली एरिया है, तो ये चीज होना ही होना है। ये आपका हिली एरिया है। हिली एरिया तो समतल होता नहीं है, ग्राउंड लेवल फ्लैट लेवल होता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे ये सब चीजें आनी आनी है। फिर से हमें वही काम करना है। हमें जो मिनिमम पॉइंट होगा उसको एज अ रेफरेंस यानी ओ लेना ही लेना है। ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम पॉइंट ओ हमारे लिए रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्लियर? ठीक, मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया। ये टावर की हाइट हो गई। यहाँ पे टावर की हाइट मान लो मैंने h1 ले ली इसकी, और इसकी हाइट ले ली मैंने मान लो h2। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ से, सबसे नीचे पॉइंट से देख रहा हूँ कि जो मैंने फ्लैट लेवल एक बनाया, उस फ्लैट लेवल से जो पॉइंट ए है उसका डिस्टेंस क्या है? h1 के बराबर। और जो पॉइंट बी है उसका डिस्टेंस क्या है? h2 के बराबर है। क्लियर है चीज? ठीक है? अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो हमें दो तरह से सैग मिल रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ हमें दो तरह से सैग मिल रहा है। एक पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है हमें? पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में मिल रहा है।
क्लियर? इसको मैंने मान लिया कि ये सेग मेरा क्या है, x1 है, और इस सेग को मैंने मान लिया कि ये मेरा सेग x2 है। क्लियर? सॉरी, ये D1 है, D1 से रिप्रेजेंट किया था ना हमने, और ये D2 है। ठीक है, और ये जो D1 सेग मिल रहा है, इससे जो O पॉइंट का डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया x1 है, और O पॉइंट से टावर 2 यानी B टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया x2। ये चीजें हमने कर ली। ठीक है, तो अगर मुझे सीधे सीधे फॉर्मूले से sec D1 निकालना है, sec D1, तो क्या फॉर्मूला होगा? अभी हमने डिराइव किया है, क्या फॉर्मूला डिराइव किया है? y इक्वल टू क्या निकाला था हमने? wx² 2t, यही निकाला है ना हमने। तो मुझे अगर x की वैल्यू, अगर मैं x1 पुट कर दूंगा तो मुझे D1 नहीं मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा मुझको? wx1² 2t के बराबर, इक्वेशन नंबर 1, ये नहीं मिलेगा मुझे। अगर मैं sec D2 निकालना चाहूँ तो sec D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? w, मुझे पता है कि x2 डिस्टेंस है b पॉइंट का, तो wx2² 2t के बराबर, क्योंकि टेंशन इन द केबल एट ईच पॉइंट मस्ट बी इक्वल, टेंशन तो सेम ही रहेगा केबल का। हेलो, टेंशन तो टेंजेंशियल क्वांटिटी होती है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियली टेंशन वर्क करता है। लोवेस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? वो हॉरिजॉन्टल होगा, बाकी पे क्या होगा? टेंजेंशियल। इसके यानी उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, दोनों कंपोनेंट को एक दूसरे से बैलेंस कराएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें निकल के आती है। ठीक है, तो वो भी तरीका होता है डेरिवेशन का, लेकिन हम उस तरीके से गए नहीं है, हमने सीधे मोमेंट को बैलेंस करा के आंसर निकाल लिया। ये चीज क्लियर है सबको कि मैंने sec D1 इक्वल टू wx1² 2t और wx2² 2t sec D2 लिख दिया? हेलो बच्चों, सर ये यस चीज सर। क्लियर है, क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर, ये जो टेंशन जो आप बोल रहे हैं सभी पॉइंट पे सेम रहेगा, एज्यूम करते हैं या एक्चुअल में सेम होता है? टेंशन हर पॉइंट पे सेम ही होता है ना बेटा। अगर मान लीजिए तुम्हारा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे टेंशन लूँ तो यहाँ पे टेंशन मुझे क्या मिलेगा? टेंजेंशियल मिलेगा, और इस पॉइंट पे मुझे हॉरिजॉन्टली मिल रहा है। तो हॉरिजॉन्टली मिलने की वजह से इजी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने क्या ले लिया? इसका मूवमेंट बैलेंस करा दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी के वेट से बैलेंस करा दिया। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे मैं मानता कि एंगल फाई है, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेता, इसके वर्टिकल कंपोनेंट को लेता, वर्टिकल कंपोनेंट से मैं बैलेंस कराता वेट को, फोर्स बैलेंस कराता, वहां पे मूवमेंट बैलेंस नहीं कराता, वहां पे फोर्स बैलेंस करा के मैं इक्वेशन को निकालता। यहाँ पे मैंने सीधे सीधे मूवमेंट बैलेंस करा लिया। ये तुमने फर्स्ट से हम पढ़ा नहीं है बेंडिंग मोमेंट, अदरवाइज तुमको और क्लियर रहता है ये चीज। क्लियर है चीज? हेलो, यस सर। ठीक है, तो टेंजेंशियल होता है, टेंशन तो टेंजेंशियल ही होता है ना, तो ऑब्वियस बात उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? ऐसे का एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो टेंस फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि दो उनका टावर के बीच में वो कंडक्टर ऐसे ही लटका रहे, और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसके वेट को बैलेंस कर देगा, और वहां से हमारा डेरिवेशन निकल के आएगा। तो काफी थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन होता है, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, देखो sec का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, sec का फॉर्मूला हमने डिराइव किया तो हमारा निकल के आया y इक्वल टू wx² t, ये y यही तो आया। फिर मैंने y की वैल्यू L/2 रखी तो मेरा पूरा ओवरऑल sec आ गया। लेकिन यहाँ पे y मतलब x की वैल्यू L/2 तो हम रख नहीं सकते, एक बार x इक्वल टू x1 है और एक बार x इक्वल टू x2 है। तो पॉइंट ए से जो ओ के बीच का जो सैग आएगा वो x1 के रिस्पेक्ट में आएगा, और जो पॉइंट बी का ओ के रिस्पेक्ट में आएगा वो क्या आएगा? x2 के रिस्पेक्ट में आएगा। तो दो अलग अलग सैग मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एंड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, जो कि टिप पॉइंट है टावर का, जो सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका टिप पॉइंट। क्लियर है चीज? हेलो हेलो, यस सर। लग रहा है सर समझ ये नहीं वाला आ जो रहा है। डेरिवेशन,
ये वाला जो डेरिवेशन किए थे हम लोगों तो प्लेन मतलब प्लेन जब रहता है ग्राउंड तब, और इसमें तो हाँ मतलब हाइट अलग अलग है, तो उसमें सेंटर ऑफ हाँ, मास तो अलग अलग आएगा। लेकिन बेटा वो चीज ठीक है, लेकिन हमने जो डेरिवेशन किया वो मिनिमम पॉइंट से ही तो डेरिवेशन किया है। मिनिमम से एक पर्टिकुलर पॉइंट डेरिवेशन करके कॉमन हमने निकाल लिया कि y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टी है, 2t है। अब यही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ओ है। ये डिस्टेंस अगर x1 है टोटल का टोटल, तो sec क्या आ जाएगा? sec क्या आ जाएगा? d1 क्या आएगा? sec डब्ल्यू एक्स वन स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन एक्स टू टी के स्क्वायर बराबर बाय ही तो आएगा, कुछ और आ जाएगा? सिमिलरली अगर ये पॉइंट ओ मैंने लिया है, यहाँ हाँ पे सर, पॉइंट दोनों बी पॉइंट के आ हिसाब रहा है, से ये अलग अलग। डिस्टेंस x2 है, तो sec क्या आएगा? बी से अगर हम निकालें डब्ल्यू sec तो ये एक्स क्या आ टू जाएगा? स्क्वायर डब्ल्यू एक्स टू स्क्वायर बाई टू टी के बराबर ही तो आएगा। ये तो फॉर्मूला हमने डिराइव करा लिया था, ये तो कॉमन रेफरेंस फॉर्मूला था ना, ये सबके लिए है। क्योंकि कैटनरी कर्व तो चाहे आपका सेम लेवल हो चाहे आपके लेवल अलग अलग हो, कैटनरी कर्व तो सबके लिए सेम फॉलो होते हैं। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम देखो तो x1 प्लस x2 की वैल्यू जो होगी, ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर होगा? स्पैन लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि ये स्पैन लेंथ होता है L। दो टावर के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम स्पैन लेंथ बोलते हैं, वो L के बराबर होगा। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है। और दो टावर के बीच का जो टिप पॉइंट होता है उसके बीच का जो हाइट का डिफरेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है वो कांस्टेंट होना है। एक बार आपने टावर लगा दिया तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस तो चेंज होना नहीं है, वो तो फिक्स ही रहना है ना। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालें एच की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा? सैग डी2 में से सैग डी1 को माइनस कर दो, यानी इस डी2 में से अगर मैं यहाँ पे ले लूँ पॉइंट, ठीक है, तो इस डी2 में से अगर डी1 को मैंने माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे? एच के बराबर मिल जाएगा, यानी ए और बी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि एक फिक्स क्वांटिटी होगी। तो सैग डी2 को मैंने डी1 से माइनस किया तो मुझे एक फिक्स क्वांटिटी मिल गई जो कि स्मॉल एच के बराबर होगा, यानी डी2 माइनस डी1 की वैल्यू क्या होगी? एच के बराबर होगी। यानी दो टावर के वर्टिकल, मतलब दो टावर के टिप पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होना है क्योंकि आपने टावर लगा दिया। वैल्यू पुट करें हम यहाँ पे, डी2 की वैल्यू कितनी है हमारी? डब्ल्यू एक्स टू स्क्वायर अपॉन टू टी माइनस डब्ल्यू एक्स वन स्क्वायर अपॉन टू टी इक्वल टू एच। तो डब्ल्यू बाई टू टी कॉमन ले लिया मैंने, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर के बराबर, और ये क्या होगा? एच। और डब्ल्यू बाई टू टी ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर इक्वल टू एच। और x2 प्लस x1 की वैल्यू किसके बराबर है? स्पैन लेंथ के बराबर, यानी W बाई टू टी। x2 प्लस x1 की वैल्यू क्या है? स्पैन लेंथ के बराबर इंटू L इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू h। यहां से x2 माइनस x1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2th अपॉन WL के बराबर। इक्वेशन नंबर 4। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें? x1 और x2 की वैल्यू, ताकि हम सैग को बता सकें कि इस पॉइंट से सैग इतना होगा और इस पॉइंट से सैग इतना होगा। हमारे लिए दो अननोन है ना, x1 और x2, क्योंकि पॉइंट ओ कहाँ पे आएगा ये हमें क्लियर नहीं है। x1 मान लिया हमने, हमें ये सारी चीजें टेंशन और जो उनके हाइट के बीच का डिफरेंस है वो, और वेट और लेंथ यानी स्पैन लेंथ से निकल के आएगा। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा था? x2 प्लस x1 इक्वल टू एल के बराबर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 3 था ये हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2x2 इक्वल टू एल प्लस 2th अपॉन WL। क्लियर? यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L बाई टू प्लस TH अपॉन WL के बराबर। ये मेरा आ गया x2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 ले लिया मैंने। सिमिलरली इक्वेशन 3 माइनस 4 कर लो। 3 माइनस 4, यहाँ पे मैंने क्या किया? 3 प्लस 4 किया। इक्वेशन 3 माइनस 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 2x1 इक्वल टू एल माइनस 2th अपॉन WL।
तो x1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी L/2 माइनस TH अपॉन WL। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये दो वैल्यूज हमारी निकल के आएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें क्या? हेलो, किसी को डाउट है इसमें? बोलो ना।